एक बार आप सबका स्वागत है सीसीएस लीव रूल 1972 के टेस्ट नंबर 6 में, जहां हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस ऑफ अर्न लीव that should be available at credit when a government servant want to encash earn leave at the time of availing LTC। मिनिमम बैलेंस अर्न लीव कितना होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में LTC एबल करते समय इनकैश करने के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि LTC एबल करते समय ईच ओकेजन ऑफ LTC मैक्सिमम ऑफ 10 days EL कैन बी इनकैश्ड। आप जब भी LTC लेते हैं तो 10 दिन का EL जो आपके अकाउंट में EL है उसको इनकैशमेंट कर सकते हैं। इनकैशमेंट मतलब 10 दिन आप करेंगे तो 10 दिन का बेसिक और DA एमोलमेंट्स जो होगा वो आपको इनकैश हो जाएगा, और उस अमाउंट जो होता है आपका इनकम होता है, उस पर इनकम टैक्स भी लगते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इनकैश करने के बाद आपके अकाउंट में 30 days EL मिनिमम बचा हुआ होना चाहिए, बैलेंस में 30 days EL होना चाहिए। सो होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और आंसर भी इसका क्या होगा, अर्न लीव एट द टाइम ऑफ एबलिंग LTC कितना 30 बचा होना चाहिए, 30 days EL होना चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स एडमिसिबल फॉर कंपुटेशन ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द डेट ऑफ एबलिंग LTC। क्या क्या LTC एबल करेंगे, इनकैश करेंगे EL को, तो उसमें क्या क्या फैक्टर होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया। ये क्या होता है, DA, और किस पे DA, तो बेसिक पे जो आपका बेसिक पे है प्लस DA जो होता है, जितने दिन का आप करेंगे इनकैश उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक पे प्लस DA, तो पे प्लस DA ओनली, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। A government servant who had encashed leave salary of EL along with the LTC failed to able LTC within the time limit prescribed। LTC किसी ने एबल किया और वो LTC इनकैश किया किसी ने LTC के समय EL को। 10 दिन EL इनकैश किया जा सकता है अगर उसके अकाउंट 30 days EL बचे हुए हैं तो। अब एक केस बता रहा है कि किसी ने इनकैश तो कर लिया LTC के अगेंस्ट, बट LTC एबल करने में फेल हो गया। LTC जिस डेट में जाना था नहीं जा पाया। कंसिक्वेंटली ही वाज आस्क्ड टू रिफंड द इंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया, थोड़ा कंफ्यूज भी किया गया है। आगे पूछ क्या रहा है, ठीक है, जो इनकैश किया ना वो तो अलग बात हो गई, वो तो बैक हो जाएगा। अब कह रहा है कि एडवांस भी उसने लिया था, तो उसको बोला गया कि एडवांस जो आपने लिया है उसको रिटर्न कर दो। व्हाट इज़ द पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द इंटायर अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव। व्हाट इज़ द पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, एडवांस के बारे में पूछ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब अगले लाइन में कह रहा है कि पेनल इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, जो उसने लीव इनकैशमेंट ले लिया लेकिन वो एबल नहीं किया, तो उतने दिन तो उसके पास पैसा रखा रह गया। सपोज कीजिए किसी ने मार्च में लीव इनकैश करा लिया, उसको मई में जाना था, मई 2024 में जाना था LTC, तो मार्च में उसने 10 days का EL इनकैश करा लिया। डेट मीन्स मान के चलिए 30,000 रुपया उसने इनकैश करा लिया। मई तक पैसा उसके पास रहा, और मई में जिस डेट को LTC एबल करना था उस डेट में उसने लिख करके दिया कि मैं LTC एबल इस कारण से नहीं कर पाया, गर्मी के कारण मैं नहीं जा पाया, प्लान कैंसिल हो गया। तो अब डिपार्टमेंट उसको क्या कहेगा, अपना पूरा पैसा मुझे वापस करो, जो आपने मार्च में ही ले लिया था, इनकैश करा लिया था आपका, वो तो इनवैलिड हो गया, आपने LTC एबल ही नहीं किया, तो इनकैशमेंट कैसे वैलिड रहेगा। सो व्हाट अमाउंट द एम्प्लॉय नीड टू डिपॉजिट टू डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट, क्या वही अमाउंट जो 30,000 था वही वापस करना होगा या उसके अलावे। तो ऐसे केस में कहा जाता है जनरली कोई भी डिपार्टमेंट से अगर आप पैसा ले लेते हैं तो डिपार्टमेंट आपको
उस पे चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। और इंटरेस्ट क्या होता है, हर जगह सेम ही होता है। जो आपका सीपीएफ का इंटरेस्ट है, पीएफ का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 2% का चार्ज लगाती है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2% एबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल फॉर पीएफ, दिस इज करेक्ट आंसर। अगले ऑप्शन में बोल रहा है 2.5%, नहीं, इसमें फिक्स अमाउंट बोल रहा है 8.5%, 8%, ये सब सही नहीं है। 2% एबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल फॉर सीपीएफ और पीएफ, पीपीएफ। Question number 103. What is the kind of leave that cannot be included in leave preparatory to retirement granted to a government servant? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट किसको कहते हैं, जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपने रिटायरमेंट के समय में होता है, उस टाइम के पहले के टाइम को लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, LPR कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, EL लीव जो है ना, जनरली कैंसिल नहीं किया जाता। अगर कोई एम्प्लाई EL अप्लाई करता है तो उसका कैंसिल नहीं होता है, वो उसको दे दिया जाता है HPL EL। तो ये तो सही है। EOL के लिए मना किया जा सकता है। व्हाट इज काइंड ऑफ लीव दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट? EL बोल रहा है कि नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, यही दोनों में से आंसर होगा, मुझे ध्यान नहीं है, आइदर C और D। तो अभी हम C लेके चलते हैं। EOL नहीं मिलता है, LPR के समय EOL नहीं मिलेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो मिलना तो चाहिए, क्योंकि EOL में मैं नन ही लेके चलता हूँ। EOL तो मिलना चाहिए लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के समय, क्योंकि ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है। और EOL के केस में ऐसा भी कहा गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट लिख करके अगर दे, उसके पास लीव है भी तो भी वो EOL ले सकता है, अगर वो राइटिंग में ऐसा डाले तो खैर इसको हम नन लेके चलते हैं। व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर? री एम्प्लॉयड, कोई रिटायर होने के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से ज्वाइन कर लिया, पेंशन पा रहा था पहले जॉब से, फिर से री एम्प्लॉयड हो गया। ऐसा जनरली एक्स सर्विसमैन, आर्मी पर्सनल जो होते हैं, रिटायर हो जाते हैं यंग एज में, उनके लिए ऐसा होता है री एम्प्लॉयमेंट। तो वैसे केस में उनका जो पे फिक्स होता है ना, उनके पेंशन को लेते हुए फिक्स होता है, पेंशन का अमाउंट घटा करके उनका फिक्स होता है। तो अब देखिए यहाँ से लीव सैलरी, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर। तो उनका लीव सैलरी कैसे बनेगा, पे लास्ट ड्रॉन, पे बनेगा पे प्लस DA आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। यही ले लेते हैं, 119 का B लेके देखते हैं, पेंशन वाला जो अमाउंट है वो एडजस्ट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 113, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड वॉलंटरीली डज नॉट हैव एनी EL एट हिज क्रेडिट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेता है। वॉलंटरीली रिटायरमेंट कौन से सेक्शन में आता है, तो FR 56K जो होता है वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट होता है। 56K और 56M, ये दोनों सेक्शन वॉलंटरीली रिटायरमेंट के केस में आता है, फंडामेंटल रूल। तो अब क्या कह रहा है, वॉलंटरीली रिटायरमेंट अगर कोई लेता है तो उस केस में होता क्या है, EL वगैरह जो है इनकेसमेंट हो जाता है, जैसे सुपरनोशन में होता है, सेम उसी तरीके से होता है। तो कहता है कि उस समय रिटायरमेंट लेते समय किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में EL नहीं है एक भी, एंड वांट्स टू कम्यूट हिज HPL फॉर इनकेसमेंट, और वो अपने HPL को कम्यूट करना चाहता है, इनकेसमेंट करना चाहता है। इज इट परमिसिबल? तो HPL कम्यूट कब होता है, तो ओनली मेडिकल केस में होता है। और कब होता है, तो HPL कम्यूट होता है मैटरनिटी के साथ में, मैटरनिटी लीव के साथ में, बिना मेडिकल के। लेकिन रिटायरमेंट के समय कम्यूट नहीं होगा, उसको इनकेसमेंट मिल जाएगा। कितना दिन का है, 300 दिन के HPL का इनकेसमेंट मिल जाएगा।
लेकिन कम्यूटेशन करके नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो कम्यूटेशन ऑफ HPL इज नॉट परमिसेबल, इस केस में परमिसेबल नहीं है। अब दिए गए क्वेश्चन के संदर्भ में नहीं है। यहाँ अगर हम देखें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। 300 दिन अगर उसके पास HPL है तो उसको 300 दिन के HPL का हाफ ऑफ द पर डे इन्वॉल्वमेंट्स मिल जाएगा। बेसिक प्लस DA एक दिन का जितना होता है ना उसका आधा 300 दिन के लिए मिल जाएगा, तो वो इक्वल टू होगा कितने के, 150 दिन के। लेकिन ये तो क्लियर है नहीं कि अप टू 150 डेज कम्यूटेशन नहीं होता है, वहाँ पे अमाउंट इक्वल होगा, कम्यूटेशन के ही इक्वल होगा, उसको उतने दिन का मिलेगा जितना एलिजिबिलिटी है उसके आधे दिन का मिलेगा। फिलहाल अभी हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं, HPL जो है सो कम्यूटेशन नहीं होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिसेबल फॉर कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ EL HPL पुट टुगेदर ऑन अटेनिंग सुपरनेशन। सुपरनेशन के समय कितना, 300 दिन EL और HPL मिला करके इनकेस हो सकता है। सपोज कीजिए किसी एम्प्लाई के अकाउंट में 140 EL है और 500 HPL है, जो एम्प्लाई 6 पे कमीशन या फिर जिन एम्प्लाई ने HPL को ख़त्म नहीं किया है, हर महीने 20 HPL मिलते हैं। तो सपोज कीजिए EL उसने ख़त्म किया, EL उसके पास मात्र 140 है और 500 दिन का HPL है, तो उसको कितना इनकैशमेंट होगा सुपरनेशन का समय। तो सीधी सी बात है, EL और HPL मिला करके 300 डेज, तो उसके अकाउंट में EL कितना है 140, 300 में घटाए तो कितना बचा हुआ है इनकेस होने के लिए, 160 डेज HPL का मिलेगा। तो उसको पेमेंट कितना मिल जाएगा, 140 दिन EL का और 160 दिन का जो पेमेंट होगा उसका आधा, चूँकि वो हाफ पे लीव है, 160 दिन आधा। सो आंसर क्या होगा, 300 डेज पुट टुगेदर, दोनों मिला के 300 दिन का मिलेगा, कम्यूट नहीं होगा इस केस में। What are the pay and allowances admissible for payment of cash equivalent of HPL to a government servant who retires on superannuation? कितना HPL क्या होता है, तो HPL का इनकैशमेंट होगा तो हाफ पे प्लस अदर अलाउंसेस, नहीं, हाफ ऑफ बेसिक पे एंड DA। बेसिक पे और DA एक दिन का जितना होता है उसका आधा होगा पर डे ऑफ HPL का इनकैशमेंट। What is maximum amount of leave that can be encashed by government servant while availing LTC? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेज पूरे करियर में क्या कहा गया, एक LTC, जब आप एक बार LTC लेते हैं तो 10 दिन आप ले सकते हैं, इनकैश करा सकते हैं। ऐसे कर करके होल करियर में 60 डेज मैक्सिमम आप EL इनकैश कर सकते हैं। सो आंसर इज 60 डेज। यहाँ से फिल करते हैं। Question number 108. A government employee who has a balance of 300 days of EL at his credit on the date of his retirement had encashed EL for 40 days during the entire service. इनकैश्ड EL ड्यूरिंग सर्विस, कौन सा EL इनकैश होता है, LTC के लिए होता है, 10 दिन हर एक LTC के लिए, मैक्सिमम 60। तो उस एम्प्लाई के अकाउंट में अभी कितना है रिटायरमेंट के समय, 300 डेज का EL है, और उससे पहले ड्यूरिंग सर्विस 40 दिन वो इनकैश करा चुका है LTC while लेबलिंग LTC। इन सच केस what will be the maximum number of days eligible for payment of encashment of leave salary at the time of retirement? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बीच का जो लाइन है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको। जो ड्यूरिंग सर्विस जो LTC के लिए इनकैश होते हैं उसको रिटायरमेंट के समय इनकैश से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिमिट पे। अगर उसके अकाउंट में 300 डेज EL बचे हुए हैं तो 300 डेज का इनकैशमेंट होगा। सो आंसर विल बी C। What is the permissible limit for earned leave that can be encashed at one time when a government servant processes to able LTC? LTC एबल करते समय मैक्सिमम कितना दिन का EL, 10 दिन का एक टाइम में। when a government servant resigns from service, रिजाइन करता है तो रिजाइन करते समय क्या हो जाता है, हाफ ऑफ द EL का इनकेस होगा, जितना लिमिट है ना 300 उतना नहीं, हाफ।
अप टू 150। अब सपोज कीजिए किसी एम्प्लाई के अकाउंट में 240 EL है और वो रिजाइन कर देता है। सपोज कीजिए मेरे अकाउंट में ही अभी 116 EL हैं। मेरे अकाउंट में आज के डेट में मेरी सर्विस का करीब करीब 11-12वां साल है। मेरे अकाउंट में 116 EL हैं। अगर आज मैं रिजाइन कर दूं अपने पर्सनल रीजन से, प्राइवेट रीजन से, मैं बिना टेक्निकल रिजिग्नेशन के कहीं जा रहा हूं, बिना प्रॉपर चैनल के अप्लाई करके कहीं जा रहा हूं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब में मैं चला जाऊं आज के डेट में रिजाइन करके, तो मुझे इनकेसमेंट कितने दिन के EL का मिलेगा? मेरे अकाउंट में कितना EL है? 116। कहता है जितना EL आपके अकाउंट में है उसका हाफ कर दीजिए। 116 का हाफ किए तो 58 डेज EL, 58 डेज EL का इनकेसमेंट मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? तो 150। अब सपोज कीजिए किसी एम्प्लाई के अकाउंट में 420 EL हैं और वो रिजाइन कर दिया प्राइवेट रीजन से। रेजिग्नेशन के केस में टोटल EL का हाफ हो जाता है। 420 का हाफ किए कितना हो गया? 210। 210 का मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब मैक्सिमम सीलिंग कितना है वो भी हाफ कर दिया, 300 का हाफ, 150 तक ही मिलेगा मैक्सिमम। सो एट द प्लेस ऑफ 210, 150 HPL मिलेगा उस एम्प्लाई को जिसके अकाउंट में 420 EL अवेलेबल हैं। रिजाइन करने के केस में अगर वो सुपरनोशन होता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तब फिर उसको 300 मिलेंगे, लेकिन अगर वो रिजाइन करते हैं तो उसको मात्र 150 मिलेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। What is the maximum number of days of EL and HPL that can be encashed by a government servant whose service has been extended in public interest on the date of his retirement? उनको एक्सटेंड कर दिया गया सर्विस को, तो ये भी 300 ही होगा। मैक्सिमम 300 ही लिमिट है, भले ही आपका एक्सटेंशन हो जाए। 300 डेज प्लस लीव अर्न ड्यूरिंग हिज एक्सटेंशन। 300 डेज लेस देन हाफ पे लीव एबल ड्यूरिंग हिज एक्सटेंशन, नहीं 300 डेज। सी, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव व्हिच गवर्नमेंट एम्प्लॉइज परमिटेड टू टेक एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट? व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव? मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव कितना ले सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट LPR के दौरान? तो 300 दिन का ले सकते हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस, हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ HPL इज ही एलिजिबल टू? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं नौकरी से, रेजिग्नेशन के केस में, हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ HPL? तो EL और HPL पुट टुगेदर कितना होगा? 150 दिन। तो 150 इसका होगा। रेजिग्नेशन के केस में 150 EL ले लीजिए या HPL ले लीजिए, कम्यूट नहीं होगा। 150 डेज HPL मतलब 75 दिन की सैलरी, ऐसा हो सकता है। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। चलिए इसको देखते हैं। इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस eligible for encashment of leave salary of EL and HPL after retirement? If yes, then to what extent? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आर्मी सर्विस, मिलिट्री सर्विस में था, यंग एज में ही रिटायर हो गया, तो उसको कुछ ना कुछ क्या मिला होगा? EL का इनकेसमेंट मिला होगा उसमें, रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर से री एम्प्लॉयड हो गया किसी डिपार्टमेंट में, तो अब जब यहाँ से रिटायर होगा, सुपरनशन होगा, तो उस केस में क्या मिलेगा? तो यस अप टू 150 डेज इंक्लूडिंग द पीरियड फॉर व्हिच इनकेसमेंट। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, ऐसा नहीं होता। नॉट एलिजिबल, ये भी रॉन्ग है। यस, इन एडिशन टू द पीरियड ऑफ लीव इनकेस्ड इन द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिडक्शन। नहीं, ये भी सही नहीं है। यस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑफ EL HPL पुट टुगेदर प्रीवियस सर्विस। नहीं, जो पहले का मिलिट्री सर्विस था उसमें जितना इनकेस हो गया उसको छोड़ करके 300 में से घटा करके जो बचेगा उतना इनकेस, जितना बचा हुआ स्कोप उतना मिलेगा। Which leave rule are applicable in case of pensioners persons re-employed in subordinate office? Which leave rule are applicable in case of
persons re-employed in subordinate office, leave rule of previous employer. सबऑर्डिनेट ऑफिस में ही हो जाते हैं, तो यही होना चाहिए। सबऑर्डिनेट में सेम ऑफिस में, उसी ऑफिस के अंदर अगर कोई री एम्प्लॉयड हो जाते, ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। व्हाट हैपेंड? Which leave rule are applicable in case of persons re-employed in subordinate office? Leave rule of previous employer as well as present employer. CCS leave rule 1972. लीव रूल ऑफ प्रीवियस, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसको चुनते हैं। CCS लीव रूल 1970, ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ EL एंड HPL फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल टू फैमिली ऑफ द डिकीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आर। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिकीज्ड हो गया, डेट हो गया, तो 300 दिन इनको भी मिलेगा। 300 डेज ऑफ EL HPL पुट टुगेदर, जितना उनके अकाउंट में है उस हिसाब से मिल जाएगा। व्हाट आर द पे एंड अलाउंसेस एडमिसेबल फॉर पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ EL टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स वॉलंटरीली? वॉलंटरीली रिटायर होता है तो उसको क्या मिलेगा कैसे EL इनकेसमेंट में? तो सेम होता है, बेसिक पे प्लस DA EL के इनकेसमेंट में, और HPL के इनकेसमेंट में हाफ ऑफ बेसिक पे प्लस DA। यहाँ से फिल करते हैं ईमेल ID। क्वेश्चन नंबर 115, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट टर्मिनेट किया जाता है नोटिस दे करके, तो उसके EL और HPL का इनकेसमेंट कैसे होगा? 4 ऑप्शन है। यस एलिजिबल फॉर HPL टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट क्रेडिट, नहीं। यस एलिजिबल फॉर EL ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट। यस एलिजिबल फॉर बोथ EL एंड HPL सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज एंड मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। ये थोड़ा सा रिमेंबर करने की। सो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोई एम्प्लॉई रिमूव होता है सर्विस से या डिसमिस होता है, तो ये दोनों केस में उसको अपना सारा लीव छोड़ना पड़ता है, उसको कुछ भी इन केस नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात की जा रही है टर्मिनेशन की और नोटिस पीरियड के साथ, तो यहाँ पे आइदर रेजिग्नेशन की तरह होना चाहिए या फिर रिटायरमेंट की तरह होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम यस लेके चलते हैं, इसको देखना पड़ेगा। लीव रूल में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, और जो लीव रूल का FAQ है उसमें भी चर्चा नहीं है। तो ये एग्जिट फ्रॉम सर्विस वाले चैप्टर में एक बार देखना पड़ेगा। ये नया क्वेश्चन है मेरे लिए। अभी हम इसको ये मान के चलते हैं कि EL और HPL मिला करके 300 दिन उसको मिलेगा अगर उसको नोटिस के द्वारा टर्मिनेट किया गया है। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं। होप कि आई थिंक 15-16 सही हुए होंगे। एक क्वेश्चन तो सही क्लिक ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं सबमिट हो रहा? कोई एक क्वेश्चन छूट गया है। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस When a government servant resigns from service, what is the maximum period of EL up to which encashment of leave salary is payable? तो हाफ ऑफ EL सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 दिन। रेजिग्नेशन के केस में HPL का इनकेस नहीं होता है, किसका होता है? तो EL का होता है। कितना दिन तक? हाफ ऑफ द EL अप टू 150। तो ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया कि 15 या 16 सही होना चाहिए। एक बार देखते हैं। 17 सही हुआ। 3 क्वेश्चन गलत हैं। एक बार चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लीव? तो EL होगा इसका आंसर। हमने उसी समय बताया था कि EL होना चाहिए EL, लेकिन मैं लॉजिक ये दे रहा था कि EL जरूरी काम पे मिलना चाहिए। देखिए आंसर क्या है, EOL है। LPR में EOL नहीं मिलता है।
अब यहाँ से ये गलत होगा, व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर। इसका आंसर डी दिया गया होगा, पे प्लस डी ए, पे प्लस डी ए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट विदाउट एडजस्टिंग ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या चीज़ का कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी। लीव सैलरी अगर किसी को मिल रहा है, लीव सैलरी बोले तो अपना जो लीव है ईएल को इन कैश करा रहा है कोई एम्प्लॉय, तो जितना उसको पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट विदाउट एडजस्टिंग पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट, तो जितना उसका पे है पेंशन वाले को एडजस्ट मत कीजिए, होल पे उसको मिलना चाहिए। सो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये भी एग्री करते हैं। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल। हो, ये तो जस्ट मिस्टेक हुआ मुझसे। बहुत बार हमने चर्चा किया, रेजिग्नेशन के केस में एचपीएल नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ईएल हाफ पोर्शन ईएल मिलेगा, मैक्सिमम 150 तक। सो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एचपीएल के बारे में, सो नो ही इज नॉट एलिजिबल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।